भगवतो गोबर जीव का सम्यक प्रमार्गणा में पुद्गल के बंध की चर्चा चल रही है। तो गाथा क्रमांक 609 से लेकर 613 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मुख्यतः से आचार्य भगवान कहते हैं कि निद्धत्तम लुक्खत्तम स्निग्धत्व और रुक्षत्व ये क्या है? बंधस्य ये कारणम, ये बंध के कारण होते हैं। तो स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण ये होते हैं परमाणु में, दोनों में से एक गुण होता है। परमाणु में दोनों में से एक गुण होता है, तो इसकी अपेक्षा से ये बंध के कारण बन जाते हैं। और इनके बंध किस प्रकार से होते हैं? तो आचार्य कह रहे हैं कि ये बंध होने के लिए ये जो दो गुण हैं, ये दो गुण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये एक गुण हो सकता है, मतलब गुण की जो पोटेंसी है, गुण की जो शक्ति है, गुण के जो अंश है, वो गुणांश एक हो सकता है, संख्यात हो सकते हैं, असंख्यात हो सकते हैं, या फिर अनंत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गुण है, इनको जघन्य से उत्कृष्ट में जब लगाएंगे, जघन्य से उत्कृष्ट में जब लगाएंगे, तब क्या होगा? जघन्य से उत्कृष्ट कितने भेद हो जाएंगे? अनंत भेद हो जाएंगे, अनंत भेद हो जाएंगे। तो जघन्य उत्कृष्ट का कितवा भाग होगा? जघन्य उत्कृष्ट का कितवा भाग होगा? अनंतवा भाग होगा, है कि नहीं है? और अनंत का अनंतवा भाग क्या कहते हैं? वो भी अनंत ही होता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न किए हैं कि भैया आप कहते हुए जघन्य गुण जो है, वो जघन्य गुण से आपने अनंत गुण तक लगा दिए, किंतु अविभाग प्रतिच्छेद की जब बात आई, तब आपने कहा कि एक गुण से दूसरा गुण या एक गुणांश से दूसरा गुणांश, ये जो है ये एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते गया। कितने से बढ़ते गया? एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते गया। फिर अगर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते गया, तो जघन्य में एक अविभाग प्रतिच्छेद होना चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं समझे? कहां पहुंचे आप लोग? कहां पहुंचे हो? गोबर जीवकांड, सम्यक तोमार्गणा, उद्गल के बंद, यहां तक तो पहुंचे हैं। मिठास गुण, मिठास गुण कम ज्यादा होता है कि नहीं होता है? वैसे स्निग्धत्व गुण कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। रुक्षत्व गुण कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कम से कम कितना होगा? जघन्य होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? उत्कृष्ट होगा। और इसके बीच में एक 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 एक, एक गुणांश के डिफरेंस से, अंतर से उसके गुणांश माने जाएंगे। गुणांश सबको समझ में आ गया? गुणांश क्या होता है? जो गुण है उसके टुकड़े टुकड़े करते चाहिए, भेद करते जाइए। और एक गुणांश से दूसरा गुणांश कितना दूर होता है? बोले अविभाग प्रतिच्छेद कहिए, अविभाग प्रतिच्छेद पे बात करिए, तो बोले एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के अपेक्षा से होता है। तो उत्कृष्ट में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे? अनंत होंगे। अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हो गया। अविभाग प्रतिच्छेद मतलब क्या है? उस गुणांशों की शक्ति अनंत होगी। फिर जगन्य में कितनी होगी? तो सबको लगता है जगन्य में एक होना चाहिए, क्योंकि हम संख्या कहां से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। दो से, मीनाक्षी दीदी बोल रहे दो, वो दो किसके लिए है दीदी? कम से कम वाली संख्या दो, वो है स्कंद के लिए, परमाणु की संख्या। यहां उसकी चर्चा नहीं चल रही है, यहां पर तो गुणांश की चर्चा चल रही है। तो गुण सबसे कम कितने कितने होगा? जगन्य होगा। तो जगन्य में कितनी शक्ति होगी? एक अंश की, दो अंश की, पांच अंश की, 10 अंश की, कितनी होगी स्मिता दीदी? अनम्यूट करो। अनंत ही होगी ना भैया। अनंत अनंत अनंत, अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद, तो अविभाग जगन्य में अविभाग गुणांश हाँ, वही तो प्रश्न पूछ रहे लोग कि जगन्य में अविभाग प्रतिच्छेद अनंत क्यों? उत्कृष्ट में अनंत अनंत भाग मान म्हणजे लेते अनंत, हैं। अनंतचा अनंत भाग म्हणजे अनंतच झाला ना। हाँ बहुत बढ़िया, ये इसको समझ में आ गया, उसको ये समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जघन्य से हमने उत्कृष्ट में करते गए, एक एक गुणांश को बढ़ाते 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 गए। उत्कृष्ट में कितना आ गया? अनंत आ गया। ऐसे कितने टुकड़े किए आपने? अनंत टुकड़े किए। मतलब सबसे छोटा टुकड़ा कितना हुआ? अनंत का अनंतवा भाग। और अनंत का अनंतवा भाग कितना होगा?
अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा है तो टुकड़ा पहला सबसे छोटा, तो छोटा टुकड़े की अपेक्षा से पहला टुकड़ा, उसको एक एक नंबर का टुकड़ा भाग ऐसा कह सकते हैं, सबसे कम गुणांश, किंतु उसके अंदर शक्ति कितनी है, अनंत शक्ति का अनंतवा भाग, तो वो भी अनंत ही होता है। इसीलिए जगन्य गुण में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। समझ में आ गई बात? जगन्य गुण में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदिवग्न मीठिया। ऐसे गुण वाला, कौन से गुण वाला? जगन्य गुण, दो गुण, तीन गुण, चार गुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुना, गुण कहो या गुणांश कहो, ऐसा अनंत गुणांश वाला वो परमाणु। क्यों? क्योंकि एक परमाणु में जगन्य गुण हो सकता है, दूसरे में दो गुण हो सकते हैं, तीसरे में तीन हो सकते हैं, पांचवें में संख्यात गुणांश हो सकते हैं, 10वें नंबर के परमाणु में खुले खुले परमाणु है सब, 10वें परमाणु में असंख्यात गुणांश हो सकता है, किसी में अनंत गुणांश हो सकते हैं, अकेले 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 परमाणु में। तो परमाणु में कितने प्रकार का वेरिएशन मिल रहा है? अनंत प्रकार का वेरिएशन एक गुण के गुणांश में मिल रहा है। और ये सारे के सारे जो परमाणु हैं वो क्या है? वो आदि वर्गना है। आदि वर्गना मतलब प्रथम वर्गना, अनुवर्गना है। वो सब क्या है? लीला दीदी बातें समझ में आ रही क्या? कुछ कुछ आ रही है। क्लास लगातार अटेंड की है क्या? कुछ कुछ की है तो फिर कुछ कुछ की है तो कुछ कुछ ही समझ में आएगा, जब तक पहले के नहीं पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, आप तो बड़ी अच्छी स्वाध्यायी है, उसको सारे जितनी भी बैक गैप रही गई है उनको पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि उसके साथ, क्योंकि थोड़ा सा मैं रिवीजन के साथ चल ही रहा हूं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एवं गुण संयुक्ता, ऐसे गुणों के साथ में, ऐसे गुणों के साथ में मतलब किसी में जगन्य है, किसी में मध्यम है, किसी में उत्कृष्ट है, ऐसे अलग अलग प्रकार के गुणांश के साथ में जो जो परमाणु है वो आदि वर्गना, उनको आदि वर्गना, हमारे 23 वर्गनाओं में भी पहली वर्गना अनुवर्गना प्रथम वर्गना थी, उसको आदि वर्गना कह दिया। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं? जो गदुगाणम बंधे दोनम बंधो हवे नियमा। बंद होने के लिए कम से कम दो परमाणु तो होने ही चाहिए। फिर आगे कहते हैं निध निधान भज्जंती रुक्ख रुखाय गल्ला। उद्गल के स्निग्ध स्निग्ध वृक्ष जो बंद, जो गुण होते हैं, दो परमाणु जिनमें स्निग्ध गुण वाले दो परमाणु है, तो उनमें बंध नहीं होता। णवज्जंती, अगर दो वृक्ष गुण वाले हैं तो दो वृक्ष गुण वाले में भी बंध नहीं होता। समान गुण वाले परमाणु में बंध होता है क्या? नहीं होता है। किंतु ऐसा एकांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विशेष परिस्थिति में विशेष बंध भी हो जाते हैं। कैसे? स्निग्ध का स्निग्ध के साथ पुद्गल, और वृक्ष का वृक्ष के साथ में भी बंध होता है। यहां तक पहुंचे थे हम लोग? हाँ। अब आचार्य भगवान यहां पर जो अंतिम गाथा थी 613 नंबर की, उसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं, या उसके पहले की 612 नंबर की जो गाथा है, वो उसमें क्या कह रहे हैं? निद्ध लुक्खाय बज्जंती, मतलब बंध किसमें होता है? स्निग्ध और वृक्ष का बंध होता है। रुवा रुवीय पुद्गला, ये अब ये शब्द की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां तक पहुंचे थे। क्या कह रहे हैं? रुवा अरूवी, रूपी और अरूपी का भी बंध होता है। अरे ये क्या बात हो गई? रूपी और आरूपी का बंध? धर्म द्रव्य रूपी है कि अरूपी है? मीनाक्षी दीदी, रूपी है क्या आरूपी है? रूपी है, सिर्फ आरूपी, पुद्गल पुद्गल, रूपी है। पुद्गल रूपी है क्या आरूपी है? पुद्गल रूपी है। तो पुद्गल रूपी है, धर्म आरूपी है। आचार्य भगवान कह रहे रूपी आरूपी का बंध होता है। मतलब क्या कहेंगे? पुद्गल और धर्म द्रव्य का बंध होता है, ऐसा कहेंगे क्या? अभी नया जानने को मिला। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी तक हमने कोई
सार नहीं निकाला है, निर्णय नहीं दिया है, वो तो शब्द लगा रहे हैं अपनी अल्प बुद्धि से। और अल्प बुद्धि कैसे खोटी होती है ये भी सिद्ध करेंगे। शब्द क्या है? रूपी और अरूपी का बंध होता है। और अब तक आपको और हमको रूपी और अरूपी के मतलब क्या मायने मालूम है? क्यों विके जैन साहब, रूपी अरूपी पाठशाला में क्या सिखाते हो आप अपने बच्चों को? उद्धर हाँ, के सिवा सब आपने फरमाया कि भाई जैसे धर्म अरूपी और पुद्गल रूपी, पर यहाँ पे आपकी पिछले कक्षा में आप बता दिया था कि यहाँ रूपी और अरूपी का तात्पर्य अलग निकाल रहे हैं अलग इसमें। निकालना है, किंतु हाँ, कैसे निकालना है अब वही बात करेंगे। ठीक है। अब एक चर्चा में आपको बताओ, अब तक हमने रूपी और अरूपी ये प्रकरण कैसे लिया था? रूपी किसको कहा था? मूर्तिक अमूर्तिक की अपेक्षा से रूपी अरूपी कहा था। ठीक है ना? और रूपी अरूपी की हमने एक परिभाषा आचार्यों ने दी थी हमको। वो क्या परिभाषा थी, किसी को याद है? कि रूपी किसे कहते हैं या मूर्तिक किसे कहते हैं? एक परिभाषा दी थी, किसी को याद आ रही है? पूर्णिमा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं बहुत सुंदर। वो जिसमें रूपी। स्पर्शादि गुण पाए जाते हैं वो रूपी, ये परिभाषा थी। और इसीलिए तो हमने धर्म अधर्म आदियों को सबको आरूपी कहा और पुद्गल को रूपी कहा। अब यहां पर वो परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? अब थोड़ा बोली भाषा की तरफ आ जाइए। हम तुलना करके बोलते कि नहीं है, ये उसके जैसा दिखता है। क्या बोलते हैं? ये उसके जैसा दिखता है, इसका रूप उसके जैसा है। मतलब जिनकी समानता पाई जाती है उनको रूपी कहते हैं। समझ लो, इसका रूप उसके रूप से मैच करता है। रूप मतलब आकार, नाक नक्श, वर्ण आदि ये सारी चीजें इसके जैसा दूसरे का मैच होता है। जैसे हमारे सामने पद्मासन में विराजमान दो अरहंत भगवान की प्रतिमाएं, लांछन नहीं लगाया उसके ऊपर, नीचे लांछन नहीं लगे हैं। दोनों भी अरहंत भगवान की प्रतिमा है, तीर्थंकर भगवान की नहीं है, अरहंत भगवान की प्रतिमा है। दोनों के श्रीवत्स चिन्ह है, दोनों पद्मासन में हाथेली पर योग मुद्रा में, दोनों के घुंघराले बाल, नासाग्र मुद्रा, दोनों भी अरहंत भगवान। तो दोनों बिल्कुल समान है कि नहीं है? किसकी अपेक्षा से? अब वो गुणों की अपेक्षा समान है, इतनी उच्च चर्चा यहां नहीं है। दिखने में दोनों समान है कि नहीं है? तो इनका रूप और इनका रूप, दोनों का रूप समान है। हा या ना? बोलते कि नहीं बोलते, सोचते कि नहीं ऐसा? तो जिनका दोनों का रूप समान हो उनको रूपी कहेंगे, उनको रूपी कहेंगे। रंग में रंगे हुए को क्या कहते हो? रंगीले। तो एक रंगीलों के समूह में सभी रंगीले कहे जाते हैं। वो किस अपेक्षा से? क्योंकि सभी रंगे हुए हैं, सबके चेहरे पे रंग लगा हुआ है, वो सारे रंगीले। वैसे जिनके रूप समान है वो क्या है? वो रूपी। और जिनके रूप समान नहीं है वो अरूपी। अर्थात समानता और असमानता, इनको रूपी और अरूपी कहा गया। बात समझ में आ गई? मतलब जो सदृश है वो रूपी, जो विसदृश है वो अरूपी। बात गले उतर रही है क्या? हाँ, हम फोर्स नहीं करना चाहते। ये आचार्य भगवान जिनवानी मां है ना, अपने बच्चों को मार के पीट करके गले नहीं उतराती है। हम बोल रहे हैं वहां जो कहेंगे वो रूपी, यहां जो हम कहेंगे वो रूपी। ऐसा मामला यहां पर है क्या? नहीं। क्यों? आप लोग मुंह पर तो नहीं बोलेंगे, आप पीठ पीछे क्या बोलते हो मुझे मालूम है मेरे यार। क्या बोलते हो? नहीं बोलते, अच्छी बातें नहीं बोलते।
हमारे पीठ पीछे अच्छी बातें बोलते कि नहीं बोलते हो? तो ना बोल रहे हो आप लोग तो सीधा सीधा। सुरेश जी भी बोल रहे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। मतलब यहां ऐसे नहीं होना चाहिए कि आचार्य भगवान अपने मन में जो आवे उसको वो चीज पुकारना शुरू करे, नहीं। क्योंकि बोली भाषा में शब्द अलग अलग होते हैं, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हाँ या ना? अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो इसीलिए यहां पर रूपी और अरूपी आचार्य भगवान ने शब्द लगाए हैं, वो सदृशता और असदृशता, समानता और असमानता इसकी अपेक्षा से है, और वो आपको और हमारे जैसे अल्प बुद्धियों को समझे, इसलिए रूपी रंगीले कहां कहां से आपको अभी घुमा घुमा करके लेके आए, उसके लिए लेके आए। समझे? कि ऐसा ना लगे कि रूपी का पहले कुछ अलग अर्थ कर दिया और कुछ अलग अर्थ कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों भी अर्थ होते हैं। क्लियर हो रहा है यहां पर? रूपी अरूपी मतलब किसका बंध होता है? आचार्य कह रहे रूपी रूपी का बंध होता है। क्या कह रहे आचार्य भगवान? परस्पर में कौन बंधता है, कौन नहीं बंधता है? बोले स्निग्ध पुद्गल के साथ नहीं बंधते, रुक्ष पुद्गल के साथ नहीं बंधते, किंतु समान गुण वाले और असमान गुण वाले स्निग्ध और रुक्ष परस्पर बंधते हैं। तो रूपी अरूपी ये विशेषण किसके साथ लगाया? समान के साथ नहीं, स्निग्ध और रुक्ष वालों के साथ लगाया। अब इसको इसी को आगे खोल रहे हैं विषय को, क्योंकि इससे एकांत नहीं बने। पहले एकांत का खंडन कहां कर रहे हैं? जो कहा था स्निग्ध स्निग्ध नहीं बंधते, रुक्ष रुक्ष नहीं बंधते, इसका भी एकांत का निराकरण करेंगे। और स्निग्ध रुक्ष बंधते हैं, तो अगर वो बंधते हैं तो कैसे बंधते हैं, समान गुण वाले क्या असमान गुण वाले, इसकी भी चर्चा आचार्य भगवान करेंगे। अब इसके लिए ये रूपी अरूपी समझाने के लिए उन्होंने अगली गाथा दी है, गाथा क्रमांक 613। गाथा क्रमांक 613। चलिए अब 613 को मैं यहां से फिर से एक बार हम लोग शब्दार्थ देखेंगे 613 का, और उसका भावार्थ भी देखेंगे। मैं आपको यहां से शेयर कर रहा हूं। दिख रही है गाथा? चलिए। निद्धिद्रोलि मध्ये विसरिस जादिस समगुणम एकम रूवित्ति होदि सन्ना सीसाणम ता अरूवित्ति। अब रूपी किसे कहना है और अरूपी किसे कहना है, इसकी चर्चा चल रही है। सन्ना मतलब संज्ञा, पुकारना। जैसे आप मुझे बुलाओगे तो पंकज नाम से बुलाओगे, तो पंकज मेरी संज्ञा हो गई, नाम। हिंदी वाले संज्ञा शब्द को जानते हैं। यहां पर वो वाली संज्ञा नहीं लेना। कौन सी वाली? भय मैथुन, परिग्रह, ये वाली संज्ञा यहां पर नहीं है। संज्ञा मतलब नाम, जिस नाम से पुकारे जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं रूवित्ति होदि सन्ना, ऐसा उनको रूपी कहा जाता है, और शेष को अरूपी कहा जाता है। तो किसको और किसको क्या? तो सबसे पहले कह रहे हैं स्निग्ध निधिद्ध रोली मध्य। ओली, ओली शब्द का अर्थ क्या होता है? पंक्ति। निधिद्ध रोली शब्द में ओली शब्द छिपा हुआ है। निध इधर, सबको गाथा दिख रही है ना? सबसे छोटी नीचे वाली गाथा को देख लेना, शब्द क्या दिख रहे हैं? निधिद्ध रोली मध्य। सो निधिद्ध रोली मध्य में से पहले चार अक्षरों को लेना, निधिद्धरो, निधिद्धरो, और उसके अगला अक्षर है ली। तो निधिद्धरो में ओ जो है वो ओली का ओ छुपा हुआ है। समझ में आ रही है बातें? तो शब्द होगा निधिद्धर ओली। क्या शब्द होगा? निधिद्धर ओली। और निधिद्धर के दो टुकड़े कर लो। क्या है? निध इधर।
निध, इधर, ओली, ये तीन शब्द उसमें से जोड़ाक्षर से निकले। निध, इधर, ओली से तीन शब्द निकले। सबको समझ में आ गए? रेखा दीदी, प्राकृत का आनंद ले लो। निध, इधर, ओली। निध मतलब स्निग्ध, इधर मतलब उससे विरुद्ध रुक्ष, और ओली मतलब पंक्ति। तो पंक्ति बनाओ। किसकी पंक्ति बनाओ? ओली, ओली शब्द को मराठी वाले तो अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं। ओळी मध्ये या, बोलते कि नहीं बोलते स्कूल में बच्चों को? एका ओळीत उभे रहा। ओली, ओली, ठीक है। वो बारिश से भीगने के बाद में ओली, ओला, वो नहीं ओली। ये क्या है? ओली मतलब पंक्ति, ओली मतलब पंक्ति। तो वो पंक्ति में किसको लगाना है? स्निग्ध और इधर को, स्निग्ध और रुक्ष को लगाना है। दोनों को एक ही ओली में नहीं लगाना है। स्निग्ध की एक ओली करनी है, रुक्ष की एक ओली करनी है। समझ में आ गई बात? तो अब आपने अपने कॉपी में करना है। अपनी अपनी कॉपीज लाए कि नहीं लाए? हाँ, जो आप कॉपी पेन नहीं लाए उनको क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? कॉपी पेन नहीं लाए वो क्या कहेंगे? बोलो मेरे साथ। अकलंक भगवान की जय, निकलंक भगवान की जय। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो, अब अपनी कॉपी में आपको मैं यहां से चित्र को दिखा दूं, जैसे हम लोग दो ओलियां बनाएंगे। देखो, स्क्रीन के ऊपर आपको ओली दिख रही है दो, लेफ्ट साइड में एक चार्ट दिख रहा है। उस चार्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, रुको, ओलिया शायद नहीं दिख रही है क्या? हाँ, दिख रही, दिख रही। तो स्निग्ध गुण पुद्गल, रुक्ष गुण पुद्गल और उनकी ओलिया। ओलिया कैसे पंक्ति बनाई? जगन्य गुण या एक गुण कहो, फिर एक गुण के नीचे दो गुण, तीन गुण, गुण कहो या गुणांश लिखो। अगर आपको कंफ्यूजन होने वाला है कि दो गुण का अर्थ क्या लेना है, मिठास और कड़वापन, ये तो दो अलग अलग गुण हो गए, ऐसी चर्चा नहीं है यहां पर। एक ही गुण के गुणांश चल रहे हैं। क्या चल रहा है? एक ही गुण के गुणांश, इसलिए शब्द लगाना जगन्य गुणांश, दो गुणांश, तीन गुणांश, चार गुणांश, पांच गुणांश। ऐसा करते 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 कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अब आपकी कॉपी में तो उतनी जगह है नहीं है, तो जितनी 5-6 की जगह है, और फिर डॉट 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 लगा देना। ठीक है? अरे भाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ तो कहो। हाँ, बोलना कुछ नहीं है। अपनी ये सब इतना सारा अनुभव भाषा है ना आपके पास में, सांकेतिक भाषा, वो सांकेतिक भाषा में बोलते जाओ। जिनके पास पीडीएफ पहुंची, पीडीएफ में भी सारी चीजें हैं ये। चलो, अब क्या कह रहे हैं? एक स्निग्ध की लाइन है, एक वृक्ष की लाइन है। सबसे ऊपर में जगन्य गुण मतलब एक गुणांश, फिर दो गुणांश, फिर तीन गुणांश, फिर चार गुणांश, पांच, इस प्रकार से। अब आचार्य भगवत कहते हैं, लिख करके हो गया सबका? अब मेरी तरफ ध्यान देना, अब पेन नीचे रखो। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो स्निग्ध के दो गुण हैं, जो वहां पर सर्कल किया देखो, स्निग्ध के दो गुणांश और वृक्ष के दो गुणांश समान है कि नहीं है? एक अरहंत भगवान की प्रतिमा, दूसरे अरहंत भगवान की प्रतिमा, वहां समझ लो दो गुणांश, दो गुणांश, दोनों समान है कि नहीं है? तो स्निग्ध के दो गुण, वृक्ष के दो गुण किसकी अपेक्षा से समांश है? दो दो गुणों की अपेक्षा से समान है। ये दोनों बन जाएंगे रूपी। तो स्निग्ध का दो गुण या दो गुण वाला स्निग्ध और दो गुण वाला वृक्ष, ये आपस में रूपी है। चार गुण स्निग्ध और चार गुण वृक्ष आपस में रूपी है। तीन गुण स्निग्ध और तीन गुण वृक्ष आपस में रूपी है। दो गुण स्निग्ध और चार गुण वृक्ष अरूपी है। पांच गुण स्निग्ध, छह गुण वृक्ष क्या है? अरूपी है। तो रूपी और अरूपी किसे कहा? समझ में आ गया? सदृशता और विसदृशता।
डॉक्टर मैना दीदी, सबके समझ में आया? बहुत बहुत ही बेसिक है। डॉक्टर शैला दीदी क्लियर है? चलिए, तो इसका अर्थ यह हो गया, आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है देखिए वहां पर, दो गुण स्निग्ध परमाणु की अपेक्षा दो गुण रुक्ष परमाणु रूपी है, उसके लिए शेष सभी अरूपी है। जब शेष सब अरूपी लिखा हुआ है तो किसकी अपेक्षा? वो दो गुणों वाले की अपेक्षा बाकी सारे उसके लिए अरूपी है। तो दो गुण स्निग्ध के लिए दो गुण रुक्ष को छोड़कर बाकी सभी अरूपी है। ठीक है? हुम्मड़ के लिए हुम्मड़ रूपी है, गंगवाल के लिए गंगवाल रूपी है, हुम्मड़ के लिए गंगवाल, अरे बोलो, अरूपी है। सदृशता एक उदाहरण की अपेक्षा से कह रहे, यहां गुणांश की चर्चा नहीं है, अब गुणांश की अपेक्षा से यहां पर भी कह रहे हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं? इसी प्रकार दो गुण रुक्ष परमाणु की अपेक्षा दो गुण स्निग्ध परमाणु, इधर से कहिए या इधर से कहिए, इस प्रकार सभी गुणों वाले परमाणु में लगाना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? तो ये गाथा समझ में आ गई। आचार्य भगवान ने क्या कहा था? रूपी और अरूपी इनमें बंध होता है। क्या कह रहे हैं? रूपी रूपी में, रूपी अरूपी में भी बंध होता है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने दो को कहा न बज्झंती और एक को कहा बज्झंती गाथा में, फिर से गाथा देख लेना, कौन सी? 612 नंबर की, यहां से मैं आपके सामने रख रहा हूं। 612 नंबर की का अर्थ देख लेना। निद्ध निद्धा न बज्जंती, स्निग्ध स्निग्ध बंद नहीं होता। फिर रुक्ष रुक्षा, वो भी न बज्जंती है, रुक्ष रुक्ष का भी बंद नहीं होता। फिर आगे उत्तरार्ध में क्या कह रहे? 612 नीचे से दूसरी पंक्ति गाथा में, 612 का उत्तरार्ध क्या कह रहे हैं? निद्ध लुक्खा या बज्जंती, स्निग्ध और रुक्ष का बंद होता है। किस किस में होता है? तो स्निग्ध और वृक्ष के रूपी और अरूपी बना लो, स्निग्ध और वृक्ष के रूपी और अरूपी बना लो, उसमें बंद होता है। मतलब दो गुण स्निग्ध, दो गुण वृक्ष, इनका बंद होता है। ये रूपी रूपी का बंद हो गया, और रूपी अरूपी का भी होता है। ठीक है? हाँ, दिमाग में जिसके तत्वार्थ सूत्र बैठा हुआ है थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वहां पर कुछ उन्होंने और अपेक्षा से वर्णन किया गया है, आगे आएगा। ठीक है? यहां तक की बातें क्लियर है सबको? रूपी और रूपी सबको समझ में आ गई बात? रूपी और रूपी समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई प्रश्न? दो तीन सिद्धांत बताए हैं। स्निग्ध स्निग्ध का बंध नहीं होता, रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होता, किंतु ऐसा एकांत नहीं है, ये प्रधान वर्णन है, क्योंकि विशेष परिस्थिति में स्निग्ध स्निग्ध का भी होता है, रुक्ष रुक्ष का भी होता है विशेष परिस्थिति में। किंतु और सामान्य नियम क्या है? स्निग्ध और रुक्ष दोनों का बंध होता है। कैसे? रूपी रूपी या अरूपी रूपी के साथ में भी बंध होता है। और रूपी और अरूपी कैसे बनाए? दोनों की ओली बना दी, और समान गुणांश की अपेक्षा से रूपी रूपी कहा, और असमान गुणांश को अरूपी कहा। ठीक है? बस इतनी सी बात। अब थोड़ा सा और खुलासा आगे कर रहे हो, क्या है देखिए। अब चलते हैं आगे कुछ प्रश्नों की तरफ। तो अब तक प्रधान वर्णन की अपेक्षा से कहा था कि स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण वाले पुद्गलों का एक दूसरे के साथ बंध होता है। तो कहे इस नियम के अनुसार क्या सब पुद्गलों का बंध होता है? प्रश्न पूछा गया, क्योंकि आपने जब ओली बनाई थी तो आपने एक गुणांश से लेकर के बनाई थी, और एक गुणांश मतलब क्या है? जघन्य गुणांश। एक गुणांश मतलब क्या है? जघन्य गुणांश। अभी तक जघन्य के बारे में आचार्य भगवान ने कोई रूल बताया क्या? अभी तक जघन्य के बारे में कोई रूल बताया क्या? नहीं बताया। अगर रूल नहीं बताया है तो पढ़ने वाले का क्या विचार होगा, किस प्रकार से वो लेगा?
एक गुणांश वाले स्निग्ध और एक गुणांश वाले रुक्ष रूपी होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। होंगे, क्योंकि समान वाले हैं तो रूपी होंगे, तो उनका भी बंध होना चाहिए। एक गुण रूपी, एक गुण एक गुण स्निग्ध, एक गुण रुक्ष, ये दोनों भी तो रूपी है। और आपने तो कहा था स्निग्ध रुक्ष रूपी रूपी हो जाएगा। आचार्य भगवान को इसीलिए शंकाकार ने प्रश्न पूछा कि भगवान, स्निग्ध और रुक्ष का तो एक दूसरे के साथ बंध होता है, इस नियम के अनुसार क्या सभी पुद्गलों का बंध होता है? आचार्य भगवान कहते, सुनो, जगन्य वा गुण वाले परमाणु का किसी भी पुद्गल के साथ में बंध नहीं होता। अकाट्य नियम, बड़ी माता जी कहती अकाट्य नियम। क्या कहा? जगन्य गुण वाले का उसकी रूपी जोड़ी बने, अरूपी जोड़ी बने, कुछ भी बने, किंतु जघन्य गुण वाला है तो बंध नहीं, इल्ले बंध नहीं होगा। ठीक है, सिद्धांत बता दिया। आगे कहते हैं, जघन्य गुण वाले स्निग्ध और जघन्य वाले रुक्ष, इनका ना तो स्वस्थान की अपेक्षा और ना तो परस्थान की अपेक्षा ही बंध होता है। अब स्वस्थान परस्थान कह रहे हैं। स्वस्थान मतलब अपने ही समाज में, परस्थान मतलब दूसरे समाज में। ठीक है, तो अपना समाज कौन हो गया? स्निग्ध वाले के लिए, स्निग्ध वाले के लिए स्वस्थान स्निग्ध वाला ही हो गया, और उसके लिए परस्थान कौन हो गया? रुक्ष वाला हो गया। तो आचार्य भगवत कह रहे, अगर जगन्य गुण वाला परमाणु है भाई तू, तो तेरा अपने समाज में भी और दूसरे समाज में भी कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्वस्थान परस्थान। तो जगन्य गुण के अतिरिक्त अन्य गुण वाले स्निग्ध पुद्गल को रुक्ष गुण वाले पुद्गल के साथ और रुक्ष का स्निग्ध के साथ बंध होता है। तो जगन्य गुणांश को यह रूल लागू नहीं होता है। कौन सा वाला? रूपी अरूपी वाला। बाकी सारे गुणांश वालों को ये रूल सिद्धांत लागू होता है। अब आचार्य भगवान कहते हैं, स्निग्ध और रुक्ष गुणों से युक्त परमाणु अनुवर्गणा में विद्यमान है। अनुवर्गणा सबसे नीचे वाली वर्गणा, संख्या की अपेक्षा से जो वर्गणाएं बनाई एक एक वाली। अब इनमें से, अनुवर्गणाओं में से दो योग्य परमाणु के बंध स्थान को प्राप्त होने पर उन्हीं दो का बंध होता है। मतलब मेरे पास जो अनुवर्गणा में बहुत सारे परमाणु, अकेले अकेले परमाणु हैं, बहुत सारे अकेले अकेले परमाणु हैं, उन अकेले अकेले परमाणु में किसी में स्निग्धत्व है, किसी में रुक्षत्व है, और स्निग्धत्व गुणांश के साथ है, रुक्षत्व भी गुणांश के साथ है। तो जिन परमाणुओं में जघन्य गुणांश नहीं है, ऐसे दो योग्य परमाणु में, स्निग्ध और रुक्ष, ऐसे दो परमाणुओं में बंध हो जाएगा। इनको योग्य कहा, बंध के योग्य कहा। बंध के योग्य, अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? बंध के योग्य होने के लिए एक परमाणु में स्निग्धत्व, दूसरे परमाणु में रुक्षत्व होना चाहिए, और दोनों भी जघन्य गुणांश से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के दोनों परमाणु बंध के योग्य माने जाएंगे। ये बहुत बेसिक चीज है, सबको समझ में आ गई यहां तक कि बंध होने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? एक में स्निग्ध, दूसरे में रुक्ष होना चाहिए। तो जाति अलग अलग है और गुणांश जघन्य से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो परमाणु के योग्य हो जाएंगे। अब कह रहे हैं परमाणु के बंधन की योग्यता के बारे में। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, सामान्यता, जनरली स्निग्ध गुणयुक्त और रुक्ष गुणयुक्त पुद्गलों में बंध होता है। उनमें से एक है रूपी और दूसरा है अरूपी। मतलब बंध में दो प्रकार के बंध हमने देखे, रूपी का बंध और अरूपी का भी बंध होता है। स्निग्ध गुणयुक्त पुद्गल से स्निग्ध गुणयुक्त और रुक्ष गुणयुक्त से रुक्ष गुणयुक्त पुद्गल नहीं बंधते, ये अब तक का सिद्धांत था। आगे कहते हैं, किंतु विशेष परिस्थिति में वो भी बंध सकते हैं, उसका कथन आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें हमने पढ़ ली।
अब ये आगे जो कथन करेंगे तो आचार्य भगवान को जिज्ञासाकार फिर से पूछ रहा है, भगवान स्निग्ध और स्निग्ध का जो बंध आप नहीं होता कह रहे हैं, तो क्या स्निग्ध और स्निग्ध के साथ वृक्ष का वृक्ष के साथ सर्वथा बंध नहीं होता? हमेशा तीनों कालों में किसी भी अपेक्षा से उनका बंध नहीं होता है? तब आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। स्निग्ध पुद्गल का स्निग्ध पुद्गल के साथ में बंध हो सकता है अगर उन दोनों में दो गुणांश का फर्क है। क्या कह रहे? एक स्निग्ध का दूसरे स्निग्ध के साथ स्वस्थान में सजाति में बंध हो सकता है, किंतु दोनों में दो गुणांश का फर्क चाहिए। मतलब दो गुणांश स्निग्ध और चार गुणांश स्निग्ध, इनका बंध हो सकता है, इनका बंध हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको समझाने के लिए यहां पर एक चार्ट आपके लिए दिखाया जा रहा है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तीन प्रकार के चार्ट दिखाए गए, देखो, मतलब तीन उसमें विशेषताएं दिखाई गई है। पहले स्निग्ध के जो परमाणु है वो पीले पीले वर्ण में दिखाए, स्निग्ध के जो परमाणु है वो पीले पीले में दिखाए, वृक्ष वाले नीले नीले में दिखाए। ठीक है, तो स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंध कब होता है? देखिए, टिक मार्क किया है, नहीं तो क्रॉस करके नहीं होता करके बताया। तो दो गुण स्निग्ध का चार गुण स्निग्ध के साथ बंध होता है। टिक मार्क दिख रहा है आपको? हाँ। फिर उसके नीचे लिखा दो गुण स्निग्ध, दो गुण स्निग्ध। ये क्या है? दो गुण स्निग्ध और दो गुण स्निग्ध, इनको रूपी नहीं कहा। रूपी के लिए स्निग्ध और वृक्ष के साथ में तुलना होती है, यहां पर तो दोनों भी स्निग्ध है और दोनों स्निग्ध, दोनों समान जाती है, तो दो का फर्क होना चाहिए। दोनों में दो गुणांश है, बंद नहीं होगा। क्लियर है? दो गुण स्निग्ध, दो गुण स्निग्ध का बंध नहीं होता। फिर आठ गुण स्निग्ध और नौ गुण स्निग्ध, इसमें बंध होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कितना फर्क है? एक ही गुणांश का फर्क है। हमको कम से कम एक कितना चाहिए फर्क? दो गुणांश का फर्क चाहिए। समझ में आ गई बात? तो स्निग्ध स्निग्ध का फर्क कब बंद होगा? दो दो गुण है, चार चार गुण है, छह छह गुण है, आठ आठ गुण है, ऐसा होगा तो होगा क्या? आठ गुण वाले स्निग्ध आठ गुण वाले स्निग्ध के साथ, छह गुण वाले स्निग्ध छह गुण वाले स्निग्ध के साथ, चार गुण वाले स्निग्ध चार गुण वाले स्निग्ध के साथ नहीं होगा। किंतु दो गुण वाले का चार गुण वाले स्निग्ध के साथ, पांच गुण वाले सात गुण वाले स्निग्ध के साथ, 10 गुण वाले 12 गुण वाले स्निग्ध के साथ होगा। ठीक है, ऐसे ही वृक्ष में लगा देना, क्योंकि वृक्ष वाले अब नीले नीले में देखना, दो गुण वृक्ष चार गुण वृक्ष हो सकता है क्योंकि दो गुणांश का फर्क है। दो गुण वृक्ष दो गुण वृक्ष नहीं हो सकता, आठ गुण वृक्ष नौ गुण वृक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, चार्ट समझ में आ रहे हैं? चलिए अब स्निग्ध वृक्ष में चलो। स्निग्ध वृक्ष में आपको पीला और नीला, एक स्निग्ध वाला है दूसरा वृक्ष वाला है, तो कलर में भी आपको वहां पर समझ में आ रहा है। तो किस किस के साथ हो रहा? अब तो दो गुण और चार गुण इसके साथ में हो रहा है। तो दो गुण के लिए चार गुण, दो गुण स्निग्ध के लिए चार गुण वृक्ष क्या होगा? आरूपी होगा, आरूपी में बंद हो गया। फिर दो गुण स्निग्ध दो गुण वृक्ष, ये रूपी है, ये रूपी में भी बंध हो गया। फिर आठ गुण स्निग्ध नौ गुण वृक्ष, ये क्या है? रूपी है, क्या रूपी है? डॉक्टर शैला दीदी, आठ गुण स्निग्ध नौ गुण वृक्ष आरूपी है कि रूपी है? अरूपी अरूपी रूपी है, बंद होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि बंद होगा। आरूपी दोनों में स्निग्ध वृक्ष में बंद होता है। तो स्निग्ध वृक्ष में कब बंद नहीं होता? या तो रूपी में भी बंद है, अरूपी में भी बंद है, दो की
कम से कम 2 का फर्क होना चाहिए, ये भी वहां पर कोई नहीं है। 8 गुण स्निग्ध के साथ 15 गुण वृक्ष वाला बंद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्निग्ध वृक्ष के रूपी अरूपी सबका बंद होता है। तो स्निग्ध और वृक्ष के अगर परमाणु हैं तो कौन सी परिस्थिति में उनका बंध नहीं होगा? ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जिसमें स्निग्ध और वृक्ष में भी बंध नहीं होगा? कौन सी परिस्थिति है प्रमोद जी? जघन्य अगर होंगे तो नहीं होगा। बहुत सुंदर। जघन्य गुण के साथ में अगर स्निग्ध वृक्ष है तो उनका बंध नहीं होगा, उसको छोड़ करके सभी में होगा। स्निग्ध वृक्ष के जघन्य गुणांश वाले को छोड़ करके बाकी सभी में बंद होगा। ठीक है, अब एक प्रश्न आपको पूछ रहा हूं मैं। 93 गुण स्निग्ध, 93 गुण स्निग्ध और 90 गुण वृक्ष, 93 गुण स्निग्ध और 90 गुण वृक्ष, इनका बंध होगा क्या? होगा होगा होगा। चलो बहुत बढ़िया। क्यों? आरोपी है इसलिए होगा। 88 गुण स्निग्ध और 88 गुण वृक्ष, दोनों का बंध होगा क्या? स्मिता दीदी, 88 गुण स्निग्ध और 88 गुण वृक्ष, 88 म्हणजे किती भैया? 88। हा 88 88 दोन्ही स्निग्ध असेल तर कसं? पण 2चा गॅप पाहिजे. एक स्निग्ध है एक वृक्ष है, हा मग बंद होतं. स्निग्ध पक्का वृक्षाचं बंद. होगा। क्योंकि स्निग्ध और वृक्ष है इसलिए दोनों रूपी हो जाएंगे, दोनों में 88 होंगे तो दोनों रूपी हो जाएंगे, रूपी का भी होगा। ठीक है, एक गुण स्निग्ध एक गुण वृक्ष, इनका बंध नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, 113 गुण स्निग्ध और 1 गुण वृक्ष, इनका बंध, अरे 113 गुण स्निग्ध है, बहुत ताकतवर है, और 1 गुण वृक्ष, होगा क्या बंध? निर्मल जी होगा बस होगा। होगा। क्यों? दोनों में एक जगन्य वाला हो गया कि नहीं हो गया? एक हाँ। वृक्ष वाला मतलब जगन्य आया कि नहीं आया? हाँ तो जगन्य है तो जगन्य के साथ जोड़ी बनती है क्या? नहीं बनती। दोनों में से एक भी अगर जगन्य है तो नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि जगन्य का किसी के साथ में बंध नहीं होता। अगर यहां पर प्रश्न होता है, निर्मल जी क्लियर है ये? हाँ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा स्निग्ध और इसके आगे जाने के लिए यहां पर जगन्य गुण की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। आगे आचार्य भगवान कहेंगे जगन्य वाला परमाणु क्या हमेशा के लिए जगन्य? वो विजय लक्ष्मी दीदी के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है, मुझे मालूम है। वो पूछने वाले अभी वो हाथ उधर जा ही रहा है उनका, हैंड रेस की तरफ, है ना दीदी? वही पूछने वाली है ना? हाँ मुझे मालूम है। तो क्या एक जगन्य गुण वाला परमाणु हमेशा के लिए जगन्य ही रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें परिणमन हो सकता है। परिणमन होने के लिए अलग अलग फैक्टर्स है, किंतु उसमें परिणमन हो सकता है। और परिणमन होकर के जब उसके गुणांश बदलेंगे, परिणमन होकर के अगर उसके गुणांश बदलेंगे, बदलेंगे मतलब क्या होगा? जगन्य है, अब इसके नीचे तो कोई उतरना नहीं है, इससे ऊपर एक अंश भी बढ़ गया, जगन्य से 2 गुणांश वाला वो परमाणु बन गया, तो वो बंध के योग्य हो जाएगा। ठीक है, अपने स्वस्थान में भी और परस्थान में भी। अगर स्निग्ध जगन्य वाला है तो वो 2 गुण स्निग्ध वाला जब बन जाएगा तो 2 गुण स्निग्ध वाला 4 गुण स्निग्ध के साथ में बंध को प्राप्त हो सकता है, और वृक्ष वाले जगन्य को छोड़ करके किसी भी वृक्ष के साथ में वो बंध के लिए तैयार है। ठीक है, किंतु उसको जगन्य से उठ करके कम से कम 2 में आना पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो ये जगन्य की चर्चा हो गई। अब हमने स्निग्ध वृक्ष की चर्चा हो गई। अब उदाहरण है स्निग्ध स्निग्ध का, वृक्ष वृक्ष का। 2 गुण स्निग्ध और 20 गुण स्निग्ध बंध होगा क्या? 2 गुण स्निग्ध 20 गुण स्निग्ध, रेखा दीदी
नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? वो रूपी भी नहीं है। अरे और अरूपी भी, अरूपी में भी सुनो, स्निग्ध स्निग्ध की जब चर्चा चल रही है ना, स्वजाति हाँ, की चर्चा चल रही है, तो वहां रूपी आरूपी वाला बात ही नहीं आता। तो रूपी आरूपी किसके साथ आएगा? स्निग्ध और रुक्ष, इनकी चर्चा चल रही, तो रूपी आरूपी की चर्चा। दोनों भी स्निग्ध है, दोनों सजातीय है, तो तो होगा, रूपी आरूपी नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूं 2 के साथ में 20 का होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि ही चाहिए मेरे को। नहीं होगा वो हाँ, तो सही है, क्योंकि वाला बता दो। वो दो दो का ही फर्क चाहिए ना। हाँ, गुणांश में 2 का फर्क चाहिए, यहाँ पर 2 से हाँ, ज्यादा है, इसलिए नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा। ठीक है। हाँ रेखा दीदी, अब आपका हो गया। आप पूछते जरा अलका बढ़ जाता, दीदी को पूछता हूं मैं। दीदी देखो, स्निग्ध 2 गुण वाला है, स्निग्ध 2 गुण वाला है, और 4 गुण वाला स्निग्ध, इनका तो बंद होता है, इन्होंने बता दिया। अब मेरे पास 3 गुण स्निग्ध है, 3 गुण स्निग्ध है और 1 गुण स्निग्ध है। 3 तो गुण बंद स्निग्ध है और 1 गुण स्निग्ध है, इनका मेल होगा क्या? इनका बंद होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अरे दीदी, जघन्य गुण, 3 खराब भी नहीं होगा। क्योंकि एक जघन्य गुण है ना, तो अरे जघन्य आप का लोग नहीं होता है मानते ना। नहीं हो, 2 का तो बता दिया, फिर भी नहीं बोल रही है दीदी। बिल्कुल भैया, आपकी नहीं मानेंगे, आचार्य की तो मानेंगे। उन्होंने 2 का फर्क बताया, किंतु उसके साथ में क्या बताया? अलका दीदी कह रही है, उन्होंने ये भी बताया कि जगन्य के साथ बंद नहीं होता, और आपने 3 का 1 के साथ बता रहे हो, तो 1 वाला जगन्य हो गया। तो 2 का फर्क सिर्फ थोड़ी देखना है कुसुम दीदी हमको, उसके साथ जगन्य भी देखना है। आ रही है बातें समझ में? क्लियर है? फिजिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महावीर भगवान का फिजिक्स है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब स्निग्ध स्निग्ध का हो गया। अब रुक्ष रुक्ष का देख लेते हैं। रुक्ष रुक्ष में कितने वाला लगाएंगे? 105 और 113। रुक्ष रुक्ष, रुक्ष 105, रुक्ष 113। प्रमोद जी, बंद होगा क्या? हो जाएगा। हो जाएगा। 105 का रुक्ष और 113 का रुक्ष। सॉरी, 105। अच्छा, आप में तो नहीं होगा, 2 का तो मन थोड़ा सुनने में गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब हमने अभी तक लॉक क्या किया था? ज्यादा लॉक नहीं किया डिफरेंस था है, हमने। नहीं होगा। हाँ, हमने लॉक नहीं किया था, आप बदलो। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, 2 से ज्यादा का डिफरेंस है तो नहीं होगा। अच्छा, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ये 2 क्या है कि जिसका डिफरेंस देखना है? 2 किसे कहते हैं? गुणांश, 2 गुणांश। गुणांश। बहुत बढ़िया। ये 2 गुणांश का अगर फर्क होगा, तो फिर हम मानेंगे भैया कि इसमें होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के ऑलमोस्ट ये बात गले उतर गई है कि स्निग्ध का स्निग्ध के साथ नहीं होता, ये प्रधान वर्णन था। किंतु स्निग्ध का स्निग्ध में और रुक्ष का रुक्ष में अगर 2 गुणांश का फर्क है, और अगर कोई जघन्य वाला परमाणु नहीं है, तो इनका विशेष परिस्थिति बन जाती है, और इसमें इनका बंध हो सकता है। स्निग्ध और रुक्ष हो तो जघन्य वाला अगर कोई परमाणु नहीं है, तो रूपी और अरूपी 1 के फर्क के साथ, 2 के फर्क के साथ, 50 के फर्क के साथ, संख्यात असंख्यात का फर्क के बाद, अनंत के फर्क के साथ भी होता है कि नहीं होता है? अब तक जो बात नहीं की थी, वो आपको प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। एक संख्यात गुणांश वाला है स्निग्ध, एक संख्यात गुणांश वाला स्निग्ध है, और दूसरा असंख्यात गुणांश वाला रुक्ष है। संख्यात गुणांश वाला स्निग्ध और असंख्यात गुणांश वाला रुक्ष बंद होगा कि नहीं होगा? अनीता पहाड़े दीदी, बंद होगा कि नहीं होगा? अनम्यूट करो। क्या है ना, मन की बातें समझ में आती है कभी कभी, बट वो बोल होगा पाते हैं बिना माइक के स्पीकर। होगा होगा? क्यों होगा भाई? उसपे खाली जघन्य नहीं होना, बाकी सजाति से विजाति से हो जाता है बंदा। मतलब अभी थोड़ा सा आगम की भाषा तो बताओ। संख्यात रूपी स्निग्ध के साथ असंख्यात वृक्ष वाला जो है, ये क्या कहलाएंगे? ये रूपी 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 कहलाएंगे, और अरूपी का बंद होता है। बस, अब आप अपना समझ लो। आरूपी की, आरूपी मतलब अपने आप स्निग्ध वृक्ष आ जाएंगे उसमें। रूपी कहते हैं अपने आप स्निग्ध वृक्ष आ जाएंगे। ठीक है,
अब मैं कह रहा हूं संख्यात गुण, संख्यात गुण स्निग्ध और संख्यात गुण रुक्ष, इनका बंध होगा क्या? संख्यात गुण स्निग्ध और संख्यात गुण रुक्ष, इसका बंध होगा क्या? शीला कसलीवाल दीदी। वंदना भैया जी, होगा। होगा, क्यों होगा? भाई हमको जजमेंट नहीं चाहिए, वर्डिक कौन से आधार पर दे रहे हो, सिद्धांत कौन से, वो भी तो बताओ। अरूपी का भी हो रहा है, रूपी का भी हो रहा है स्निग्ध वृक्ष में। तो संख्यात और संख्यात में क्या कौन सा बन रहा है? संख्यात संख्यात बोले ना, हाँ, तो समान है ना, संख्यात संख्यात तो होगा ना। संख्यात और संख्यात समान है, होना ही चाहिए। 50 भी संख्यात है, 150 भी संख्यात है। तो हम यूं कहेंगे, ज्यादा मैं घुमाता नहीं हूं, अलग अलग तरीके से इसको कथन किया जा सकता है। तो सब लोग समझना, जब हम संख्यात गुणांशों की चर्चा हो रही है तो संख्यात गुणांश स्निग्ध और रुक्ष, इनमें रूपी भी बन सकते हैं, आरूपी भी बन सकते हैं। अरूपी बन सकता है, हाँ। और रूपी का भी बंद होता है, आरूपी का भी बंद होता है, सिर्फ जगन्य का नहीं होगा। इसलिए उत्तर क्या आएगा? रूपी अरूपी दोनों का होगा, सिर्फ जगन्य को जगन्य का छोड़ करके सभी संख्यात गुणांश वाले स्निग्ध रुक्ष का बंद होगा। ये एक लाइन फेंक दो, प्रश्न पूछने वाला शांत हो जाएगा। जगन्य को छोड़ करके सभी रूपी अरूपी संख्यात गुण वाले बंद हो जाएंगे, बंद को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। समय भी अपना आज पूर्ण हो रहा है। अब इसके ऊपर आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, क्योंकि इसके आगे अब चल करके तरह से आगे की जो, एक मिनट, पहले मैं आपके माइक बंद कर दूं, क्योंकि आप लोग अपने अपने माइक तो बंद करोगे नहीं, पीछे वाली सारी आवाज आ जाएगी। एक मिनट। हाँ, अब यहां पर एक बात और बता रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से। जब आचार्य भगवान को एक छोटी सी बात बता करके इसको आज संपन्न कर देंगे। एक आचार्य भगवान को जो प्रश्न पूछा गया था, क्या स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रुक्ष का रुक्ष के साथ सर्वथा बंध नहीं होता? तो उन्होंने क्या कहा था, स्वजातीय में दो गुणांश का अगर फर्क है तो बंद हो सकता है। तो ऐसा होते ही वो, और यहां पर तत्वार्थ सूत्र की जो पंचम अध्याय है उसके सूत्र क्रमांक 36 का संदर्भ दे रहे हैं आचार्य भगवान। यहां पर क्या दे रहे हैं? द्वयाधिकाधिगुणाणाम तु, द्वय अधिक गुणाणाम तु। तो पहले जो कहा था उसके लिए तू मतलब उसके साथ समान, वो उसके इसको भी जोड़ देना, ऐसे कह रहे हैं। मतलब जैसे दो स्निग्ध गुण वाले परमाणु का एक स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ, दो स्निग्ध वाले के साथ तीन स्निग्ध वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता, किंतु दो स्निग्ध गुण वाले का चार स्निग्ध गुण वाले के साथ अवश्य बंध होता है, क्योंकि दो का फर्क है। वैसे ही तीन गुण वाले का पांच गुण वाले के साथ में होता है, अन्य के साथ नहीं होगा। इसी प्रकार तीन स्निग्ध गुण वाले का पांच स्निग्ध गुण वाले के साथ होगा, आगे पीछे के शेष स्निग्ध गुण वाले के साथ उसका बंध नहीं होगा। चार स्निग्ध वाला है तो छह स्निग्ध वाले के साथ हो सकता है, उसके आगे पीछे वाले के साथ पे नहीं होगा। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर हमको बता रहे हैं। क्लियर है? तो ये द्वयाधिकादि गुणानाम तु, इस प्रकार से भी आचार्य भगवान हमको यहां पर याद दिला रहे हैं। तो ये सारी चर्चा जो है वो यहां पर पूर्ण हो रही है, और यहां से आगे अब वर्णन शुरू होगा। थोड़ा सा इसी को और खोल देंगे आचार्य भगवान। अविभागी पुद्गल परमाणु जो है वो दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु की अपेक्षा दो गुण वाला रुक्ष परमाणु जो रूपी है उसकी जो चर्चा की थी, रूपी और अरूपी, इस रूपी और अरूपी की चर्चा को और भी डिटेल्स में आचार्य भगवान आगे की गाथाओं में लेकर के जाएंगे। गाथा क्रमांक 614 से 617 उसका वर्णन कल की क्लास में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। कुछ आप प्रश्न आपके आ रहे हैं उनको ले लेते हैं। प्रमोद जी, उसके बाद रेखा दीदी, फिर अर्चना दीदी, फिर मीनाक्षी दीदी, 4 प्रश्न लेंगे, उसके आगे पूर्ण करेंगे आज। बोलिए। और दीपा दीदी भी जोड़ देते उसमें, हैंड रेस कर देना दीदी। हाँ, हाँ, नहीं मतलब अभी तक जो हमारा कंसेप्ट था ना, वो तत्वार्थ सूत्र के आधार पर वो यही था कि टोका डिफरेंस होना चाहिए था।
हाँ। जनरल हम लोग यही समझ रहे वो फर्क यहाँ पर है, हैं। रूपी आरूपी में। के लिए यहाँ जाके हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा फर्क थोड़ा सा आगे आएगा, क्योंकि स्निग्ध वृक्ष के साथ में आगे जो गाना आने वाली है 614 से 619 तक जो आने वाली है, उसमें आचार्य भगवान विशेष में कहेंगे, क्योंकि वहां पर समधारा विषम धारा ये एक विषय और एक उसमें जुड़ जाएगा। अब तक तो सिर्फ रूपी और अरूपी इतना ही विषय जुड़ा हुआ है, इसके आगे समधारा विषम धारा भी जुड़ेगा। एक आज का विषय कठिन लगा क्या? नहीं लगा, आगे का भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम लोग इसी अपेक्षा से इसी के साथ एक 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 के साथ में आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। और उसमें फिर आगे चल करके हमको ये बात समझ में आएगी कि सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदि जो टीकाएं तत्वार्थ सूत्र की है, उसमें किस प्रकार से स्निग्ध पुद्गल का रुक्ष पुद्गल के साथ, रुक्ष पुद्गल का स्निग्ध पुद्गल के साथ बंद होने में 2 अधिक गुण का नियम लागू होता है। ऐसे सर्वार्थ सिद्धि, जैसे अभी प्रमोद जी कह रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि में यह कहा गया है, तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है। ठीक है, किंतु पूजपादाचार्य हो या फिर आगे वाले तत्वार्थ सूत्र की टीकाकार जितने भी हो, उनका और विल्सन स्वामी का जो धवलाकार है, उनका मत भिन्नता थोड़ी सी मिल जाती है। तो हम दोनों को ले रहे, क्यों? क्योंकि विल्सन स्वामी ने धवला में क्या रखा, जिसको गोमट सार जीवकान में बरकरार रखा है, उन्होंने क्या कहा, 1 का डिफरेंस है तो भी हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है तो भी हो जाएगा, ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब रूपी अरूपी ये वाली जो कल्पना है वो रूपी अरूपी की अपेक्षा से यहां पर बता दिया सभी में बंद होता है। ये वाला परिचय यहां पर आएगा। तो हम लोग धवला की पुस्तक 14 और सर्वार्थ सिद्धि के अध्याय 5 इनकी अपेक्षा से आगे भी वर्णन दोनों का देखेंगे। चलिए, तो प्रभु जी और कोई प्रश्न तो है नहीं आपका? चलिए, रेखा दीदी पूछिए। हाँ वंदना भैया, आपने जगन्य का बोला कि जगन्य में उनमें जब बदल होगा तो उनके गुणों में बढ़ती होगी या संख्या में बढ़ती होगी तो उनका बंद हो जाएगा, ये पूछना था। देखो, परमाणु के जब चर्चा कर रहे हो तो परमाणु की संख्या तो अकेली एक ही है। हाँ, परमाणु की, और हाँ। बंध को यहां पर कारणभूत कौन कहा गया है? स्निग्धत्व, रुक्षत्व, ये गुण। हाँ, तो गुण। चर्चा यहां पर अकेले परमाणु की चल रही है, क्योंकि मेरे पास ऐसा परमाणु है जिसके पास जगन्य गुण है, जो पहले से स्कंद बना हुआ है। हाँ हाँ, पहले से स्कंद बना हुआ है, वो तो स्कंद के योग्य थे, इसीलिए तो स्कंद बना है उनका। बंध के योग्य थे तभी तो स्कंद बना हुआ है, तो उनकी चर्चा ही नहीं है। तो जगन्य गुण की जब चर्चा चलेगी तो चर्चा किसकी चलेगी? परमाणु की, जो अभी तक बंध को प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या वो बंध के योग्य है? आचार्य कहते नहीं, जगन्य गुण वाला बंध के योग्य नहीं, वो उसको अकेला घूमना पड़ेगा। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है कि ये अकेला 3 काल तक अकेला घूमेगा? बोले नहीं, अगर किसी कारणों से उसके गुणांश में बढ़ोतरी होती है, अब हीन तो नहीं होगा, नीचे तो नहीं उतरेगा, क्योंकि पहले से जगन्य है, जगन्य से नीचे कहा जाएगा, तो चढ़ेगा तो भी चढ़ेगा। तो एक गुणांश से भी चढ़ेगा तो बंध के योग्य हो जाएगा। हाँ, तो गुणों में बढ़ती होगी तो वो बंद हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर संख्या की चर्चा नहीं है। संख्या की अगर चर्चा होती तो स्कंद पहले से बना हुआ है, तो उसकी चर्चा बंध योग्यता के लिए नहीं होगी। मीनाक्षी दीदी अंतिम एक प्रश्न, और उसके बाद दीपा दीदी का अंतिम प्रश्न। और दो गुण वाला स्निग्ध और 2 गुण वाला वृक्ष आपस में रूपी कहलाता है। बिल्कुल। और 3 गुण वाले स्निग्ध होगा और 3 गुण वाले वृक्ष होगा तो रूपी कहलाएंगे क्या? नहीं, वो भी रूपी कहलाएंगे, क्योंकि समान गुण। स्निग्ध वृक्ष है, दोनों की पंक्ति बनाई, समान नंबर वाले जो है वो सभी रूपी 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 का सेट हो जाएगा। 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, वो रूपी, और उनके लिए बाकी सारे अरूपी। और 2 स्निग्ध होगा ने 4 वृक्ष होगा तो अरूपी, वो अरूपी होगा, बिल्कुल। और रूपी अरूपी वाली चर्चा सिर्फ स्निग्ध वृक्ष है तभी विजातीय में ही उसकी चर्चा होगी, सजातीय में उसकी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, चलिए दीपा दीदी। नहीं, आपने कहा 4 स्निग्ध वाले का 6 स्निग्ध वाले में तो बंद होगा, बिल्कुल। फिर नीचे वाले किसमें भी नहीं होगा, तो 2 के साथ नहीं होगा क्या? 4 का 2 के 4 स्निग्ध का 2 स्निग्ध के साथ हो सकता है।
वो हाँ वही नहीं, आप बोले नीचे वाले के साथ नहीं होता। नहीं 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 तो नहीं 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 नहीं, नीचे वाला कब आई चर्चा? जब जघन्य गुण वाला परमाणु है, हाँ जघन्य तो गुण वही वाला बोल रहे परमाणु हैं। है, अब उसका इससे नीचे कोई गुणांश नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से जघन्य गुण में है। तो जघन्य गुण से नीचे कौन सा गुण होगा उसके पास? नहीं, एक वाले के साथ नहीं होगा, मगर दो वाले अभी का, जो चार पहले वाले से का। फिर उसकी चर्चा कर रहे हैं, जघन्य गुण मतलब तो एक ही हो गया। हाँ एक ही है। तो जिसका एक गुणांश है, अब एक गुणांश एक के वाले का साथ घट नहीं होगा, और कुछ घटने वाला है क्या? एक के साथ नहीं होगा, मगर चार का छह, छह वाले के बंद साथ की होगा। चर्चा ही नहीं है यहाँ पर, बंद के योग्यता की चर्चा चल रही है। अकेला नहीं मगर परमाणु है, अकेला परमाणु है, एक गुणांश वाला है, तो क्या ये बंद हाँ के योग्य हाँ, है कि? एक का नहीं मैं पूछी, नहीं एक का नहीं सुनो, पूछी। चर्चा तो यही चल रही है। हमने जो हाँ चर्चा की कि आपने बोला ना, आपने कहा कि नीचे नहीं जाएगा। हाँ नीचे कहा नहीं जाएगा, ये मैंने क्या कहा वो मैं बता रहा हूं। हाँ, एक वाले के तो नीचे से नहीं एक जाएगा। परमाणु है, और वो परमाणु हाँ जघन्य गुण वाला है। हाँ, जघन्य गुण वाला मतलब उसमें स्निग्धत्व कितना आया? एक गुणांश। एक के साथ। ठीक है। अब क्या ये सदा काल के लिए एक ही गुणांश के साथ रहेगा, ये चर्चा थी। नहीं, तो इसके सदा पहले काल की के हुई। लिए नहीं रहेगा, तो ये बदल भी सकता है गुणांश। तो गुणांश बदलेगा तो कहां बदलेगा? ऊपर जाएगा गुणांश या नीचे आएगा गुणांश? तो एक गुणांश बढ़ करके दो गुणांश होगा, वही तो चर्चा है। क्योंकि एक गुणांश का घट करके तो नीचे जाना ही नहीं नहीं है, क्योंकि एक गुणांश के नीचे तो नहीं, कुछ है ही नहीं है। वो समझा मेरे को पहले का, वो ये हमने समझा वही एक कहा, का नहीं। हमने वही हाँ कहा। नीचे वाले की बस। चर्चा वही पर आई थी। छह का चार के साथ हो सकता है, पांच का हाँ तीन के साथ हो सकता है, क्योंकि तीन और पांच, पहले आप किसका वर्णन कर रहे हो वो चर्चा नहीं है, गुणांश की चर्चा है। दो का डिफरेंस होना चाहिए, दो ऊपर डिफरेंस हो या दो नीचे डिफरेंस हो, कुछ भी चल जाएगा। हम्म ठीक है। हम्म। चलिए, अर्चना दीदी। जी वंदना भैया जी। हम्म। आज तो बहुत ही आनंद आया, क्योंकि आप जो बता रहे थे वो मेरे दिमाग में साथ में केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री का चल रहा था। तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंसी, मतलब स्निग्ध और रुक्ष। तो स्निग्ध अभी आपने संख्यात और असंख्यात का बताया, तो उसमें भी, इसमें तो हर में इसमें इनका बॉन्ड बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो सेम सेम, जैसे स्निग्ध स्निग्ध, ये कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा था। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ये, कि ये तो मतलब अपने भगवान से ही चुराया हुआ है इन लोग का सब। अरे चुराया हुआ नहीं कहेंगे, चुराया हुआ तो ये बहुत ज्यादती हो जाएगी। भैया उन्होंने हमारे ही ग्रंथों से निकाल निकाल करके लिया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई ये आगम सम्मति है, तो श्रुत ज्ञान है, इतना कहेंगे। उन्होंने आगम से ही ये, मतलब वो आगम सम्मत, सही बात है, आपकी बात सही है, आगम सम्मति है। यार अच्छी बात है, आनंद इसलिए आ रहा है कि क्योंकि जो चीज आज, जिसको हम लोग सिर्फ आज तक आधुनिक विज्ञान बोल करके साइड में रख रहे थे, वो भी श्रुत ज्ञान का ही हिस्सा है। ये बात समझ में आ रही है, और ये आनंद की क्योंकि बात। इक्विवेलेंट बॉन्ड में तो नेगेटिव और पॉजिटिव लेते, तो इधर रुक्ष और अपन स्निग्ध ले रहे हैं, और उसमें हर परिस्थिति में बंद हो रहा है, सिर्फ एक जघन्य के अलावा। बस बस यही बात है बस। कोवैलेंट बॉन्ड में उनमें भी वो होता है कि दो का डिफरेंस होना चाहिए, जो अपन कोवैलेंट बॉन्ड में इसमें बोल रहे हैं, अरूपी रूपी और रूपी वाले में। मतलब कितना कोरिलेशन है, बहुत अच्छा और लगा ये आज का। ये सिद्धांत है, इसको आप डेवलप करते जाओ, सारी चीजें, सारे दृष्टांत, सारे उदाहरण मिलते जाएंगे आपको। बहुत ही पूरे जी दुनिया में तीन लोक में पुद्गल ही दिख रहा है, और पुद्गल बंद राइट। बंद को प्राप्त हो रहा है, बंद को प्राप्त हो रहा है, टूट रहा है, बंद को प्राप्त हो रहा है, टूट रहा है। और इन सब के पीछे ये वाला सिद्धांत है। कितनी बड़ी बात है ये। ये बेसिक हमारे सिद्धांत आजू बाजू में होने वाले प्रत्येक चीज में ये सारी चीजें हमको दिखनी चाहिए। दिख रही थी भैया जी, आज मुझे तो पूरा दिख रहा था। बहुत बढ़िया। चलिए, रेत और पानी का आटा क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो रुक्ष और स्निग्ध वाला वो डिफरेंस नहीं अब आता है। इसके बीच, इसके लिए वो बंद को प्राप्त नहीं होते, तो बंद की अयोग्यता वहां पर लगा देना। राइट। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा कार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।